हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और हिंदी के आज हम 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताने नहीं है कि क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी है तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि मैं सबसे ज़्यादा जो है फोकस करती हूँ कि लेखक और उनकी जो रचनाएँ हैं, उनकी जो कृतियाँ हैं उन पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम तो व्याकरण से संबंधित चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गद्य पद्य की बात आती है तो वहाँ पे हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। और जब यूपी टेट आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी टेट के देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि आपका जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो सबसे ज़्यादा जो है कवियों से, लेखकों से पूछा गया था। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हाँ, एक बात और कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता प्रदान करने का प्रयास किया था? वो क्या है, कौन सी ग्रंथ है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीति सार। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करें पहले की, तो आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, जहाँ थोड़ी मोड़ी समझने की बात होगी वहाँ हम समझ भी लेंगे। तो पहले का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। और अष्टाध्यायी की बात करें तो इसमें 8 अध्याय हैं, जिसे नाम से ही पता चल रहा है 8 अध्याय या 8 पाठ हैं, आप ये कह दीजिए। 8 लेसन है और प्रत्येक अध्याय में, मतलब हर एक अध्याय में 4 पद हैं। ठीक है, 4 पद हैं। एक अध्याय के बराबर क्या है? 4 पद है एक अध्याय में उनकी। और हर एक पद में जो है 38 से लेके 220 सूत्र हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं ये पूछा जा सकता है, पद कितने हैं ये पूछा जा सकता है, और प्रत्येक पद में कितने सूत्र हैं। ये तो बहुत अंदर की बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो ऊपरी आउटलाइन है वो आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सबसे पहले किस लेखक ने लिखना शुरू किया था? ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा द तासी। तो गारसा द तासी ही जो है फ्रांस के हैं, यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इनका। इन्होंने ही पहली पुस्तक हिंदी साहित्य के बारे में अपनी लॉन्च करी थी, जिसका नाम था हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू दोनों में इनकी जो पुस्तकें रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने उर्दू में अपनी बात कही है। और हिंदी साहित्य के बारे में बात कर ली जाए इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक का नाम है इत्वातर द ल। ठीक है, दल जैसे उर्दू में है ना, तो इस्तवातर दल लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस तरह से कुछ है नाम। ठीक है, इस्तवातर दल लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इस तरह से इनका है। लास्ट में जो है उर्दू जो है थोड़ा सा अलग लिखा जाता है ना, थोड़ा सा लिखने में वो है, लेकिन आप सुन लीजिए कि इस्तवातर दर लेत्युतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक इतिहास के बारे में। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख लेते हैं। शुक्ल जी बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं, तो इनका चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया, रस मीमांसा और त्रिवेणी। और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, बहुत सारी कृतियों को लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृतिक। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो डिंगल है वो सही हो जाएगा। प्राकृतिक आप बताएं कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किस धर्म में हुआ था? तो जैन धर्म में हुआ था, मैं बता दे रही हूँ आपको। आदिकालीन साहित्य की बात करें, आदिकालीन जो साहित्य के रचनाकार जो हैं उनमें जैसे आपके आदिकालीन में स्वयंभू हो जाते हैं। ठीक है, सरहपा हो जाते हैं आपके। और
चंद बरदाई जी हो जाते हैं, चंद पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी है, दलपति जी हो जाते हैं जिन्होंने खुमान रासो लिखा है। तो इस तरह से है, ठीक है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण खंडन, नीति। तो साहित्य लहरी किसने लिखी है ये बताएं। साहित्य लहरी लिखी है आपकी सूरदास जी ने, ठीक है ना, सूरदास जी ने लिखी है। और अगर बात करी जाए कि गंगा लहरी किसने लिखी है, तो आपकी द्विवेदी साहब ने लिखी है, ठीक है, द्विवेदी साहब ने। तो इसमें बात कर ली जाए किस विषय वस्तु है, तो नायिका भेद विषय वस्तु है। और इसमें क्या है, इसमें रस और अलंकार के बाद आपका नायिका भेद भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये थे 4 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो कुतुबन को ही इन्होंने क्या माना है? प्रेमाख्यान वाक्य काव्य परंपरा का प्रथम कवि इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, कुतुबन को। अब कुतुबन जी क्या है, इन्होंने ग्रंथ इनकी बहुत ज़्यादा एक फेमस है जिसका नाम पूछ लिया जाता है मृगावती, ठीक है, मृगावती, ठीक है। और मृगावती ही एक प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है, प्रेम की व्याख्या की गई है कुतुबन द्वारा, ये मृगावती लिखी गई है। और मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद से भी पूछ जाता है, तो चंद्रयान, चंद्रयान करके इन्होंने लिखा है। आगे देख लेते हैं कि जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई, रसलीन, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है आपका पहला हो जाएगा, अमीर खुसरो जी ने ही लिखी है ये पंक्तियाँ। और ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो साहब की एक गज़ल के रूप में, ठीक है, ये गज़ल बहुत आयक में लिखा है इन्होंने गज़ल। तो गज़ल में ही इन्होंने लिखा है जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल नैना बनाए बतिया, ठीक है। और अमीर खुसरो द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मैं बता दूं यहाँ पे, वो है तुगलकनामा, ठीक है, तुगलकनामा। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसको। फिलहाल अगर आप हिस्ट्री से हैं तो, हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो। अब खालिक बारी भी अमीर खुसरो की एक खालिक बारी मैंने आपको याद करने की ट्रिक्स बताई थी कि आप एक लय में चीज़ों को याद करेंगे। तुगलकनामा तो याद ही हो जाएगा, आपने जब भी हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, माफ़ करिएगा 8 में भी पढ़ा होगा, तो आप तुगलकनामा आपने याद करी होगी कि ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक ठीक है। तो जो है तुगलक जी के बारे में, चंद बरदाई के बारे में हम बात कर चुके। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो 7वें का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, मारवाड़ी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो सब प्रत्यय जोड़ने से, उपसर्ग जोड़ने से और धातु जोड़ने से एक शब्द की रचना होती है, नए शब्द की रचना होती है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। पद जो है, पद शब्द रचना में इसका योगदान नहीं होता है, क्योंकि एक समूह ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, जो पद्य में ज़्यादा यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ठीक है, साधक प्रत्यय की बात हो रही है। बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। और साधक प्रत्यय की बात कर लें तो साधक प्रत्यय वो होते हैं जो एक शब्द के मूल रूप को, प्राकृतिक रूप को बदल देता है जुड़कर, ठीक है। कोई ऐसा शब्द, ऐसा प्रत्यय जो जुड़कर, प्रत्यय पीछे ही जुड़ता है, आपको पता है, तो ये प्राकृतिक कोई शब्द है और उसमें जुड़कर उसके अर्थ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। जैसे फल है, फल आप जानते हैं, फल का सार्थक अर्थ भी है और फल क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर हमने प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे तह, फलतः, तो इसका अर्थ बदल जाता है, पूरी तरह से बदल गया इसका अर्थ, फलतः, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लड़के हैं ना, तो यहाँ पे लड़ना, मान लीजिए लड़ से हो गया, ठीक है। अब के जो हो जाता है, ये क्या है? आपका साधक प्रत्यय है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे देखिए, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई, हैदराबाद। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका चौथा, हैदराबाद से कल्पना पत्रिका जो है प्रकाशित होती थी। इसमें प्रसिद्ध साहित्य इसमें होता था, ठीक है, चाहे वो किसी भी इरा का हो या कहीं से भी, किसी भी कंट्री का हो, तो इसमें जो है कल्पना पत्रिका में साहित्य के बारे में बात करी जाती थी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़।
तो ग्राम्य का सबसे सही आंसर बहुत ही आसान है, आप बता ही लेंगे, मेरठ हो जाएगा। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नाग लिपि या हिब्रू से? तो ब्राह्मी का सबसे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दूसरा, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, नागरी लिपि का उद्गम हुआ है। आगे देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मद्रास। तो 13वें का सबसे सही आंसर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा आपका मद्रास, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। ठीक है, तो जो आपका 14 क्वेश्चन है उसकी आंसर की बात करी जाए तो वो है आपका ओष्ठ। प बोलते समय आपके ओठ जो है वो मिल जाते हैं प। ठीक है, ओष्ठ वर्ड है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैष्णव की वार्ता। तो सही ऑप्शन 15 की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 84 वैष्णव की वार्ता। ये गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखी ग्रंथ है, ये ग्रंथ है। ठीक है, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नाल और अब्दुल रहमान। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए 16 की, तो वो है आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जगनिक जी। ठीक है, अब इनके बहुत महत्वपूर्ण कुछ इन्होंने अपनी लिखी हैं पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपका सही था, जगनिक जी के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने लिखा है कुछ रासो, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो लिखा है इन्होंने। चंद बरदाई जी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो आपको मुँह ज़बानी याद है। नरपति नाल जी ने जो लिखा है वो है आपका विसल देव रासो, विसल देव रासो। ये विसल देव एक जो है राजा थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और खुमान रासो की बात करी जाए, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं खुमान रासो को, वो दलपत विजय जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मेन पॉइंट है मैंने उसको बता दी। इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? अंडाल, अक्का मासी, सहजोबाई या मीराबाई। ठीक है, तो अंडाल, अक्कमासी, सहजोबाई या मीराबाई। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अंडाल जी है, वो अलवार महिला संत हैं। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। तुलसी द्वारा जो लिखी गई वो कौन सी कृष्ण है? कृष्ण का कौन कृष्णायन है, कृष्ण चरित है। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए 18वें का, तो वो हो जाएगा आपका कृष्ण गीतावली। गीतावली से ही उनका नाम आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कृष्ण चरित किसने लिखा है ना, तो ये लिखा है इन्होंने तंत्रनाथ झा ने। ठीक है, तंत्रनाथ झा ने। चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्ण चंद्रिका अगर बात करी जाए तो इनका राधा रावत करके ऐसी कोई लेखिका है, उन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन आ गया। इस किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल रैदास, संत पीपा या संत पलटू दास। तो रैदास जी की ये पंक्ति है, उन्होंने कहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए, अगर हम 20 क्वेश्चन की सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका तीसरा, घनानंद। घनानंद की कौन कौन सी कृतियाँ आपको याद है प्रेजेंट टाइम में, जरूर बताएं। आगे देखिए, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करी जाए 21 की, तो वो है आपकी 14, श्रीधर पाठक जो हैं वो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। तो फिर ये किस मंडल के हैं? क्या है इनका किस वाद में, मतलब छायावाद, प्रगतिवाद, किस में है ये जरूर बताइएगा। ठीक है ना, किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, किस श्रेणी में इन्होंने अपनी कविताओं को, अपनी कृतियों को रखा है? एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की किसने? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो 22 के जो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो है आपका दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला तार सप्तक नाम नहीं है, तार सप्तक दूसरा तीसरा ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा
उछली, आत्म नेपद, बावरा, अहेरी, जयदोल। ठीक है, तो सही ऑप्शन 24 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो जो है पहला एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत कहानी है। उन्होंने यात्रा करते समय इसकी रचना करी है। एक यात्रा रूपी, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो उस तरह से अज्ञे साहब ने लिखी है। अज्ञे साहब की बहुत सी ऐसी कृतियां हैं, बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चैनल पे विजिट करें, आपको मिल जाएगी अगर आपके पास टाइम है तो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का। चौथा हो जाएगा आई थिंक, हाँ 25 का जो हो जाएगा एक पीली शाम सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, प्रपदवाद किसका पर्याय है? नई कविता, नकेनवाद, अकविता, प्रयोगवाद। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए 26 की तो वो है आपका नकेनवाद। अब इन सारी जो ये चीज़ें जो आपको आ रही जितनी भी वाद है ना लास्ट में, वो सारे हम किसी वीडियो में क्लियर करेंगे और बहुत ही बेसिक से क्लियर करेंगे। सो आप वेट करिए, कल या परसों में मैं उसका जो है वीडियो बहुत ही बखूबी तरीके से बना के आपके सामने पेश करूँगी। चलिए आगे बात करते हैं। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू किसकी रचना है? देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ नए होंगे बिल्कुल। आप, मुझे लगता है कि आप 30 में 30 इस बार तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ड हैं जो कुछ तो पहली बार सुनाई दिए होंगे। जैसे आपने कटरा बी आरजू ही देख ली। तो जब हम ये बेसिक से चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो हमको ये बहुत ही छोटे पॉइंट पे मिल जाती है, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में अगर वही उठा के पूछ लेता है तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। असगर वजाहत, गुल शेरखा सानिम, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो 27 के सही आंसर की बात करें वो हो जाएंगे राही मासूम रजा जी। ठीक है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो सही ऑप्शन जो है मीराकांत जी हो जाएंगी, मीराकांत जी हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने बहुत से ऐसे कविताएं लिखी हैं, रचनाएं इन्होंने लिखी है, जैसे काली बर्फ़। ये इतना अच्छा है कि मुझे याद रहा, काली बर्फ़। ठीक है, और मेघ प्रश्न, मेघ मतलब बादल, तो मेघ प्रश्न, इस तरह से इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आगे चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन को। रुद्र वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, क्षेमेंद्र, वामन, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। तो 29 की क्वेश्चन की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे वामन जी ने इसको क्या माना है? अर्थालंकार माना है, सब वक्रोक्ति को शब्दालंकार में जो रखते हैं। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भट्टलोटक, भामह या क्षेमेंद्र। तो सही ऑप्शन जो है वो है आपका दूसरा। और इन्होंने, भट्टलोटक जी ने ही आपका एक वाद जो है, जिस वाद की हम बात कर रहे हैं, उत्पत्तिवाद। ठीक है, इन्होंने उत्पत्तिवाद की रचना करी, जिसे आप आरोपवाद भी कहते हैं, कहीं कहीं आरोपवाद भी हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए रस के कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार होते हैं और उनकी विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप अगली वीडियो हिंदी की किस टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सी टॉपिक आपको बहुत मतलब टफ लगती है, जो आपको जल्दी समझ में नहीं आती, चाहे वो संधि हो चाहे कुछ भी। मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाऊंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी।